अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। मेरे घर में जो है वो एक हॉस्पिटल इमरजेंसी हो गई थी। तो आज का मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास का इंशाल्लाह लाइव क्लास में ले लूँगा, वरना उसका भी रिकॉर्डेड देखा जाएगा। ठीक है। तो वैसे भी हमारा सच कुछ तो ख़ास रहता नहीं है। अब वैक्यूल है, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस है और माइक्रोस्कोपी वगैरह है। उसके बाद हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और हमारा सेल वाला चैप्टर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। आज हमने सिर्फ छोटे से दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक हमने वैक्यूल पढ़ना है और एक यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है। ठीक है। अब वैक्यूल सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं वैक्यूल होता क्या है, कहाँ होता है। सॉरी, ये होता है सिर्फ प्लांट सेल में और थोड़े बहुत जो है वो किसी और सेल में, लेकिन नॉट इन एनिमल सेल। सही है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, याद रखने वाली बात है। ठीक है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब वैक्यूल होता क्या है, ये हमारी सेल वॉल है। जाहिर बात है जिस जगह सेल वॉल आ जाए तो वो हमारा क्या नाम है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल वॉल तो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें सेल वॉल है तो ऑब्वियस ये प्लांट है। ठीक है। अब ये हमारे पास सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म है, उसमें ऑर्गेनीज है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड वट। ठीक है। उसमें इतना बड़ा सा ना स्ट्रक्चर होता है, देख लो कितना बड़ा सा है, आधी से ज़्यादा जगह तो इसने घेरी हुई है, ऑर्गेनीज ने तो फिर बहुत कम घेरी हुई है। दिस स्ट्रक्चर इज़ वैक्यूल। अब वैक्यूल का काम क्या है, वैक्यूल एक तो पहली बात सिर्फ प्लांट में होता है। ठीक है। तो ये प्लांट को ना शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है। शेप प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक तरीके से शेप वाली स्ट्रेंथ। जैसे हमारे पास साइटोस्केलेटन है ना, स्केलेटन है हमारे पास, वैसे इधर जो है वैक्यूल है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, इट इज़ अ स्टोरेज बैग। ठीक है। ये स्टोरेज बैग का काम क्या होगा, स्टोर करना चीज़ों को। तो ये भी प्लांट के अंदर चीज़ों को स्टोर करता है। क्या क्या स्टोर कर सकता है, लिक्विड, जो भी लिक्विड आता है, कोई सॉल्ट्स हो गए, कुछ भी चीज़ें, यानी बस स्टोर रूम है एक तरीके से ना। वैक्यूल इज़ योर नॉट योर सॉरी, इट्स प्लांट्स स्टोर रूम। ठीक है। सब चीज़ें स्टोर करेगा। तो अब ये होता क्या है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, इसके लिए हम बोलते हैं इट इज़ अ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। व्हाट इज़ मीन बाय नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। सबसे पहले हमें प्रोटोप्लाज्म समझना होगा कि हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, यानी इन शॉर्ट साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरे को मिला दो आप, इस पूरे हिस्से को मिला दो तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल के अलावा। सही है। सेल वॉल को हम नहीं मिलाएंगे, सेल वॉल को हटा दो तो जो बचा कुछ स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर सेल वॉल को हटा दो तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रोटोप्लाज्म है, या फिर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म तो ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। अब वैक्यूल को हम कहते हैं नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, क्यों, क्योंकि वैक्यूल इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है। जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो तो लिविंग है, साइटोप्लाज्म भी लिविंग है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिविंग है, उसमें चीज़ें हैं, मूव कर रहा है, सब कुछ है ना। लेकिन वैक्यूल आपका नॉन लिविंग है। अभी इसीलिए सबसे पहली बात ही मैंने बताया, इट इज़ ए स्टोर रूम, इट्स जस्ट ए स्टोर रूम। ठीक है। तो ये नॉन लिविंग है, ना इसका शेप बदलता है ना कुछ होता है, तो ये नॉन लिविंग है। इसी वजह से हम इसको नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग होता है। ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्या है, व्हाट इज वैक्यूल, इट इज़ अ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, मैंने बता दिया। लिक्विड फील्ड मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म में मौजूद है, स्पेशली प्लांट सेल में होता है क्या, स्टोरेज टैंक है आपका। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म में होता है, प्लांट में होता है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द, ये द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल दैट इज दिस थिंग, ये जो मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। ठीक है। सिंपल है, जैसे ये एक इसकी मेम्ब्रेन है सेल वॉल की, सॉरी सेल की, प्लांट सेल की, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरीके से वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल बात है। ठीक है। और इसके अंदर सेल सेप मौजूद है। सेल सेप क्या है, कोई भी चीज़, लिक्विड, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, वट जो कहना चाहो, बस उसको हमने नाम दे दी सेल सेप। सो दो चीज़ है हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंट, टोनोप्लास्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ ऑफ वैक्यूल, इट इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। ठीक है। मेम्ब्रेन बस है क्या, मेम्ब्रेन ही है, बस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को स्पेसिफिकली टोनोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है।
अब ये बनता कैसे है, जब एक नया नया प्लांट सेल आता है तो छोटे 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 वैक्यूल उसमें मौजूद होते हैं, फिर ये जब वक्त के साथ साथ ये छोटे छोटे वैक्यूल ना आपस में जुड़ते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, और फिर एक बड़ा सा ना वैक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा सेल सेप क्या है, अंदर जो भी इसके मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज सेल सेप। दिस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। ये वैक्यूल है ना हमारा, ये सारा ये ब्लू ब्लू सा, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सी है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है टोनोप्लास्ट। ये रहा हमारे पास वैक्यूल, दोबारा देख लो। अच्छा, एक चीज़ होती है टर्गर प्रेशर। इसी वैक्यूल के अंदर हमारे पास ना, क्योंकि बहुत सारा लिक्विड है ना, ये हमारा बहुत सारा लिक्विड है हमारे पास ना इसके वैक्यूल के अंदर। तो ये जो लिक्विड है ना, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, ये लिक्विड एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होता है कि अब सोचो ये एक वैक्यूल है, सही, अगर इसमें लिक्विड नहीं होगा तो इसमें प्रेशर नहीं होगा, तो इसमें बहुत सारा लिक्विड है। तो अब ये जो लिक्विड है ना, ये इस ये छोटा सा वैक्यूल है, अब इसमें जो लिक्विड आया उसने टर्गर प्रेशर क्रिएट किया, तो उसने ना इस छोटे से वैक्यूल को इतना बड़ा सा ऐसे, ये देखो ये प्रेशर डाल रहा है मेम्ब्रेन पे। असल में क्या है, ये जो लिक्विड है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे शेप की हो रही है। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर क्यों डाल रहा है, ताकि ये जो प्लांट सेल है इसको एक अच्छा शेप मिल सके। बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दूं तो बलून, जो आपका बलून है नॉर्मली जब उसमें हवा नहीं है तो उसका कोई शेप नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे आप उसमें हवा भर रहे हो, तो जो आप एयर इन्फ्लेट कर रहे हो उस बलून में, वो उस बलून को एक शेप दे रहा है। वो अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है एयर का, जिसकी वजह से बलून फूल फूल रहा है, और उधर एक शेप क्रिएट हुआ है, गोल सा शेप। तो यही होता है प्लांट में, बस फ़र्क ये है कि ये प्लांट के अंदर है वैक्यूल। तो क्या होता है, जब इसमें लिक्विड आता जाता तो ये एक इतना भारी सा मोटा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट एक स्टेबल शेप में मेंटेन रहता है। अब सोचो, ये जो हमारा, ये सोचो, मैं मिटा के बनाता हूँ बल्कि, अब तुम सोचना, ठीक है, कि हमारे पास ये वैक्यूल इतना सा है, प्लांट सेल ऐसा है। अब प्लांट सेल के पास तो स्केलेटन नहीं है ना, तो अगर ये वैक्यूल इतना सा होगा तो प्लांट सेल, पता है, ये ऐसा हो रहेगा ही नहीं, ये ना ऐसा हो जाएगा, इसके पास कोई शेप नहीं रहेगा अगर वैक्यूल टर्गर प्रेशर से अपने आप को खुद को बड़ा नहीं करेगा और एक शेप क्रिएट नहीं करेगा। तो टर्गर प्रेशर इसलिए होता है ताकि शेप क्रिएट हो सके। ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो वैक्यूल है ये रहा, और ये उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, और ये हमारा वैक्यूल है। तो देखो ये इतना मोटा सा है, तभी तो उसको शेप दे पा रहा है, ये देखो। ठीक है, तो सेल के पास ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, टोनोप्लास्ट तो हमने पढ़ लिया ना, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन, इट इज़ द मेम्ब्रेन दैट इज सराउंडिंग द वैक्यूल। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। सेलेक्टिव परमिएबल मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को, ये मेम्ब्रेन का मैंने क्या फंक्शन बताया था कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा, कुछ चीज़ों को नहीं। तो सेलेक्टिव है, अपनी मर्जी से आने देगा, अपनी मर्जी से नहीं। टेंशन ऑन वैक्यूल, यानी एक चीज़ लिलगिली सी है, ठीक है, तो ये नॉन टेंशन वाली चीज़ है। अब इसी को जो है वो क्या नाम है, आप ऐसे एक सख्त सा बना दो, तो दिस इज टेंशन, सही, सख्ती। ठीक है, जैसे बलून में एयर डालो तो अब उसमें टेंशन आ गई है। ठीक है, लिलगिली समझ लो नॉन टेंशन, और फुल सख्त यानी टेंशन। तो ये जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है टेंशन क्रिएट करती है ताकि उसको एक शेप मिल सके। सेलेक्टिव परमिएबल मैंने बता दिया, टोनोप्लास्ट मैंने बता दिया। ठीक है, कि इट इज़ अ membrane, why it is present to maintain the tension, ताकि एक सख्ती बरकरार रहे। ठीक है, सेल सेप क्या है, इट इज़ अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड है हमारे पास, स्टोर हाउस है हमारे पास। फंक्शन मैंने बता दिया, क्या फंक्शन हो गया, सबसे पहले तो स्टोर हाउस के तौर पर काम कर रहा है, चीज़ें स्टोर कर रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टर्गर प्रेशर है, जिसकी वजह से हमारे पास वैक्यूल को क्या मिल रहा है, फर्म रिजिड। प्लांट सेल कैसा हो गया, फर्म रिजिड, यानी सख्त हो गया। तो सेल सेप जो कि लिक्विड है, वो वैक्यूल को ना आउटवर्ड पुश कर रहा है। मैंने क्या बोला, ये सेल सेप है अंदर लिक्विड, ये प्रेशर दे रहा है बाहर की साइड, जिसकी वजह से इस वैक्यूल को एक शेप मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टर्गर प्रेशर। तो क्या काम है टर्गर प्रेशर का, शेप देना। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर रखना। तो अगर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो कैसा ख़राब हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। वैक्यूल क्या है, इट इज़ अ लिक्विड फिल्ड वेसिकल, क्या काम है, स्टोरेज।
टोनोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन। क्या काम है? टेंशन और मूवमेंट के बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन? सेल्स है जो कि लिक्विड मौजूद है अंदर, तो इसका काम क्या है? टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। यंग प्लांट और मैच्योर प्लांट में क्या फ़र्क है? यंग प्लांट में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। यंग प्लांट जो अभी 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 बन रहा है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, फिर जैसे ही वो मेच्योर होता है, बड़ा होता है, यही छोटे एक बड़े से में तब्दील हो जाते हैं, तो वो वन लार्ज बन जाता है। इस धारी बात है, छोटे तो इनके पास स्मॉल स्टोरेज है, इनके पास लार्ज स्टोरेज है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूल सारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में फ़र्क। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क ही सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का है। सिर्फ नहीं, खैर मेन फ़र्क न्यूक्लियस का है। प्रोकैरियोटिक में देखो तो यहाँ पर तुम्हें कहीं पे भी न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यूकैरियोटिक में देखो तो इतना बड़ा सा न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ प्रोकैरियोटिक, दिस इज़ यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे देखो तो कहीं न्यूक्लियस नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। इवन यहाँ पे ऑर्गेनीज भी तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, जबकि यहाँ पे देखो ये तुम्हें ऑर्गेनीज नज़र आ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में फ़र्क बेसिक यही है कि न्यूक्लियस का ना होना और ऑर्गेनीज भी कम होते हैं। ये देखो, ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक में दो ही चीज़ें आती हैं, तो इतना कोई मसला भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक हैज़ टू थिंग्स इन इट, बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट, तो यही है, मतलब प्रोकैरियोटिक यही एक ऑर्गेनिज्म। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, सही है, बैक्टीरिया का ही समझ लो चचेरा भाई, ठीक है, कज़न, बैक्टीरिया का कज़न साइनोबैक्टीरिया। बस यही दो हैं जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी दुनिया की हर ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक। तो नॉट डिफिकल्ट कि याद रखना, सब कुछ यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ये देखो, वेरी वेरी अच्छा स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया के पास अच्छा देखो सेल वॉल है, ये रही, सही है। तो क्योंकि सिर्फ एनिमल के अलावा सब में सेल वॉल है ना, तो बैक्टीरिया इज नॉट एनिमल, इट इज़ प्रोकैरियोट। सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर थोड़ा सा ना कैप्सूल हर बैक्टीरिया के पास नहीं होती, कैप्सूल कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका काम होता है क्या करना? डीएनए को स्टोर करना, डीएनए को बनाना या वटेवर। तो आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कहीं आपको ऐसे यू मेम्ब्रेन दिख रही है इस डीएनए के ऊपर? क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना यूकैरियोटिक में, यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ पे देखो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, तो यही फ़र्क है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उनका डीएनए मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, बस ऐसे ही ना यूं पड़ा हुआ होता है, ऐसा ये रहा, देखो सेल के अंदर बस पड़ा हुआ है। और तुम गौर करो तो यहाँ पे ऑर्गेनीज नहीं है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, राइबोसोम्स थोड़े बहुत नहीं है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा, सही है। राइबोसोम क्यों है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, और इतने सारे स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े थे वो कुछ भी नहीं है इसके पास, सही है। तो यही फ़र्क है कि उसके पास प्रोकैरियोटिक के पास ना ऑर्गेनीज भी कम होते हैं, और इनके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला एक स्ट्रक्चर भी नहीं होता, बस इनका जो डीएनए मटेरियल है ना वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही मेन स्ट्रक्चर है। और इनके डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना कि डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज ये प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। इनका जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर होता है, गोल गोल सा होता है। ठीक है, आओ इसके हम और डिफाइन करते हैं क्या फ़र्क है इन दोनों का। तो एक तो हमने बता दिया फ़र्क कि एब्सेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सी सेल इज ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रो इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी अभी सही से बना हुआ ही नहीं है कुछ, सिर्फ न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। तो इसमें डीएनए तो मौजूद है लेकिन वो डीएनए सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक में मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर बीच में जो है वो पोर्स होते हैं, ये रहे पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम प्रोड्यूस करता है, फ्लूइड होता है जिसको हम कैरियोलिम्ब कहते हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी न्यूक्लियस में, तो वो सब यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो कैरियोलिम्ब, नो न्यूक्लियोलस, कुछ भी नहीं, सिर्फ डीएनए, वो भी सर्कुलर सा छोटा छोटा सा। ठीक है, यूकैरियोटिक इज ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये देखो फिर वही वाली बात, सेल वॉल, कैप्सूल, मेम्ब्रेन, और ये हमारा इसका डीएनए जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड नाम याद रख लेना। सही, इसके पास एक चीज़ है, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं बस। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, या कैरियोलिम्ब जिसको हम कहते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस का फ्लूइड भी नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोम होंगे लेकिन ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि वो सारे हैं मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, वो सारे जो ऑर्गेनीज हैं वो है मेम्ब्रेन बाउंड, यानी उनके पास अपनी मेम्ब्रेन है। जबकि
बैक्टीरिया जो होता है वो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, उसके पास जो ऑर्गेनील्स हैं थोड़े बहुत राइबोसोम और एक और ऑर्गेनील है इंपॉर्टेंट मीसोसोम। तो इसके इनके पास ना मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे न्यूक्लियस के पास भी, इसके जो न्यूक्लियस समझ लो, ये जो छोटा सा न्यूक्लियोइड है इसके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो इसी वजह से इसके पास मेम्ब्रेन वाली चीज़ें होती ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनीज हैं वो मेम्ब्रेन्स वाले होते हैं, तो इसके पास नहीं होते। इसके पास दो ही ऑर्गेनीज हैं, एक है राइबोसोम अपना, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था, और एक है मीसोसोम। तो ये अब सोचो, आप बोल रहे हो कि सर अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एनर्जी किससे बनाता है? मीसोसोम। सारा काम इसका मीसोसोम कर रहा है, रिस्पिरेशन इसकी मीसोसोम ही कर रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का काम था एनर्जी बनाना, रिस्पिरेशन करना। तो अब इसके पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो ये मीसोसोम, ठीक है, मीसोसोम सारा काम करता है इसका मोस्टली, ठीक है। ये देखो फिर दोबारा भाई, ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ये हमारा मीसोसोम है जो कि सारे काम कर रहा है, मेम्ब्रेन, वॉल, कैप्सूल, प्लास्मिड। ये रहा एक, ये प्लास्मिड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वेट, मेरे पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, बहुत आसान, आधी से ज़्यादा मैंने बता दी। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होगा। डीएनए कौन सा होगा? एक डीएनए होगा, वो भी सर्कुलर सा होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। अच्छा, मैंने और एक चीज़ बताया था, डीएनए आपकी ना दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक आपका न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि हम पढ़ेंगे क्या होता है लेकिन इस चैप्टर में नहीं, प्लस उसके पास ना प्रोटीन भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए इन दो चीज़ों से मिलके बनता है। बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना उसके पास हिस्टोन होता ही नहीं है, तो नो हिस्टोन, डज नॉट कंटेन अ प्रोटीन, ठीक है। और बाकी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स वो भी एब्सेंट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सब एब्सेंट है इसके पास। मीसोसोम होता है सारा काम, ये जो इन सब का काम है ना वो मीसोसोम कर रहा होता है, क्योंकि एक चीज़ एब्सेंट है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ठीक है। यूकेरियोटिक में इसका उल्टा कर लो, वो सारी चीज़ें हम प्रेजेंट है, अभी तक हम सब कुछ यूकेरियोटिक का ही तो पढ़ते आए हैं। मल्टीपल डीएनए होते हैं इसके पास, क्रोमोसोम होता है, हिस्टोन होता है, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस होता है, सब कुछ होता है इसके पास। मीसोसोम नहीं होते, क्योंकि मीसोसोम तो उस जगह चाहिए ना जहाँ पे ऑर्गेनील्स ही नहीं है। अब हमारे पास ऑर्गेनील तो है ना, तो इसलिए इसके पास जो है वो मीसोसोम नहीं होता है, मतलब यूकेरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। चलो बस इतना ही था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी एंड ऑल, वो अब हम बाद में पढ़ेंगे।